नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं अध्याय 3 धातु एवं अधातु। ठीक है, इस अध्याय में आज हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में आज पढ़ेंगे अभ्यास। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास। ठीक है, अभ्यास के पहले हमने जो इस अध्याय के कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ भाग जो हैं वो हमने कंप्लीट सारा अध्याय पढ़ लिया है। अब अंत में हम क्या करते हैं कि अभ्यास को सोल्व करते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो आपका क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो पहला देखिए, विस्थापन अभिक्रिया कब प्रदर्शित होगी? जब कोई धातु, जैसे हमने और भी एग्जाम्पल इस पार्ट में देखे, अब हमने उदाहरण क्या देखे थे? हमने यहाँ हम क्या देख रहे थे? जैसे Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया हुई, FeSO4 प्लस Cu बन गया था, कॉपर अलग हो गया था। ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें देखिए आप, आयरन ने कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है वो अधिक रिएक्टिव है कॉपर से, अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर पहला दे रखा है NaCl विलयन में कॉपर धातु, तो NaCl के विलयन में कॉपर अलग कर सकता है क्या? सोडियम को नहीं कर सकता है, क्योंकि सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। ठीक है, नहीं होगी ये। दूसरा मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम, इसलिए यहाँ पर भी अभिक्रिया नहीं होगी। विस्थापन आयरन और सिल्वर धातु के आयरन को हटा सकती है? नहीं, क्योंकि सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील आयरन है, ये भी नहीं। यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट में आप देखिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट को हटा देगा, क्योंकि इस सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा क्रियाशील कौन है? कॉपर, इसलिए यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी। तो आपका आंसर पहले का क्या होगा? पहले का आपका होगा D। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे का फ्राइंग पैन है, उसको बचाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या ऊपर के सभी। तो आप क्या करोगे? मेन जो महत्वपूर्ण है वो है जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, इसको हम जिंक की परत चढ़ाना, जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यशत लेपन। तो यशत लेपन करना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, तो दूसरे का आपका C हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे की। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में अविलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कोई धातु है। तो हम पहले को देख लेते हैं। पहले क्या है आपका? कैल्शियम प्लस यह धातु, ये भी धातु है, किंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो कैल्शियम CaO2 क्या बनाएगा? CaO, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये होता है चूना। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? A, तीसरे का A। ठीक है, यह यौगिक जल में विलय है। अब चूना जल में घुल जाता है? बिल्कुल घुल जाता है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और उत्तर आपका क्या होगा? ये तत्व कौन सा है? तत्व आपका कैल्शियम है, यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, जिसको चूना कहते हैं। तो तीसरे का A। चौथे का हम देखते हैं, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? तो क्यों चढ़ाते हैं खाद्य पदार्थ पर डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप? तो इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जिंक के बजाय टीन का लेप इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि टीन जो होता है जिंक से कम क्रियाशील है। ठीक है, यदि हम जिंक का चढ़ा देंगे तो अधिक क्रियाशील है, जिससे भोज्य पदार्थ हमारा क्रिया कर लेगा और जिससे वो क्या हो जाएगा? भोज्य पदार्थ खराब हो जाएगा। इसलिए हम जिंक की जगह टीन का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पर आपका C। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला है आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दे दी। हथौड़ा है, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच। इसका उपयोग कर धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हो आप? इन सबका एक सर्किट बनाइए आप। ठीक है, हथौड़ा दिया, आप हथौड़े से पहले उन धातुओं के नमूनों को मारो, उनको पीटो। ठीक है, पीटने से यदि वो चादर में बदल जाते हैं तो ये धातुओं का गुण होता है, आपको पता है, आघातवर्धनीयता। तो हम पहचान जाएंगे जो पीटने पर
चादर के रूप में बदलते हैं वो क्या कहलाएंगे? धातु। और जो पीटने पर टूट जाते हैं वो भंगुर होते हैं, इसलिए वो धातु नहीं कहलाएंगे। बैटरी, बल्ब और तार स्विच से आप कैसे चेक करोगे? इसका एक सर्किट बनाओगे, ठीक है, इस प्रकार का सर्किट बनाओगे। यहाँ पर एक सेल ले लिया, ठीक है, इससे 2 वायर हमने निकाले, ठीक है, तार ले लिया, उसके बाद में बल्ब लगाया हमने यहाँ पर एक, इस प्रकार से बल्ब लगा दिया। बल्ब लगाने के बाद हमने एक स्विच रखा, ठीक है, और एक यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर ब्रेक कर लिया, इस तार को हमने ब्रेक तोड़ लिया यहाँ से, ठीक है। अब जो भी चीज़ें हैं, नमूने, उनको यहाँ पर रखिए। यदि वो रखने पर बल्ब जलता है तो वो धातु, नहीं जलता है तो अधातु, ठीक है। इस प्रकार से हम धातु अधातु में विभेद कर लेंगे। धातु एवं अधातु में भेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। उपयोगिता, परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन करना हमें, तो परीक्षण की उपयोगिता क्या है कि इससे हम धातु अधातु को पहचान सकते हैं, उनमें विभेद उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। आगे आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताए। तो मैंने आपको जब यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ाया था तब आपको मैंने उभयधर्मी ऑक्साइड बताए थे, यानी 2 ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कौन कौन से 2 ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड, ये 2 उदाहरण हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 2 ऑक्साइड होते हैं जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये अम्ल क्षार दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। और 2 उदाहरण में आपका जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला जो है हमारा प्रश्न है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या क्या बोल रहे हैं? विस्थापन। विस्थापन कब होगा ये हमें पता है, कब होगा, यानी अभी हम क्या देखें? सक्रियता श्रेणी यदि हम देखें, सक्रियता श्रेणी जो है धातुओं की, वो यदि हम देखें तो उसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन के ऊपर पाई जाती है धातुएं, जो हाइड्रोजन का स्थान है उसके ऊपर पाई जाने वाले धातु, जैसे पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है। कौन कौन सी धातुएं आपकी? पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या होती हैं? ये हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। किंतु हाइड्रोजन के नीचे पाई जाने वाली धातु, जैसे आपकी सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ठीक है, ये धातुएं जो होती है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, इसलिए ये विस्थापित नहीं कर सकती। तो आपको 2 का नाम बताना है, तो ऊपर इसमें से कोई से भी 2 और इनमें से भी जो नहीं कर सकती वो 2 आप इनमें से बता सकते हो, जो कर सकती विस्थापित वो इसमें से बता सकते हो, 2 नाम, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका हो गया है, 2 धातुओं के नाम आप कोई से भी बता सकते हो। इसके अलावा अगला प्रश्न है, किसी धातु एम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड कैथोड और विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? कोई किसी धातु एम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण, अब कोई धातु है, ठीक है, कोई सी भी धातु हमें दे दी, मान लो एम नाम की धातु दे दी, ठीक है। तो पहले हमने कॉपर का देखा था, विद्युत अपघटनीय परिष्करण का जो हमने पार्ट देखा था, भाग देखा था, उसमें हमने कॉपर का देखा था। अब हमें एम नाम की धातु दे दी, तो 3 चीज़ें क्या क्या लेनी हमें? एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य। क्या क्या लिखता है? एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य, ठीक है, ठीक है, एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट्य, 8वां प्रश्न है हमारा ये। तो एनोड पे क्या लोगे, कैथोड क्या लोगे और विद्युत अपघट्य क्या लोगे? तो एनोड क्या लोगे? तो एनोड हम लेंगे एम धातु की अशुद्ध मोटी परत लेंगे हम, ठीक है। क्या लेंगे? एम धातु की अशुद्ध मोटी परत हम एनोड लेंगे। कैथोड क्या लेंगे? एम धातु की शुद्ध पतली परत लेंगे, ठीक है। और विद्युत अपघट्य क्या लेंगे? एम धातु का अम्लीय विलयन हम लेंगे,
ठीक है। एम धातु का अम्लीय विलयन लेंगे विद्युत अपघट्य के रूप में। जैसे हम कह रहे थे, क्या ले रहे थे, कॉपर में CuSO4, ठीक है। अब जब कोई भी धातु है तो हम एम धातु है तो एम धातु का अम्लीय विलयन ले लेंगे, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से ये एनोड कैथोड और विद्युत अपघट्य हम लेंगे एम धातु का, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। इस प्रकार से सल्फर लिया, गर्म किया, परख नली में उस गैस को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, गैस की क्रिया क्या होगी। ये गैस जो इकट्ठा हुई है यहाँ पर परख नली में, उसकी क्रिया क्या होगी। तो पहला है सूखे लिटमस पत्र पर, तो आपको पता है सूखे लिटमस पत्र पर ये गैस कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगी कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या लिया, सल्फर लिया। सल्फर प्लस O2 से क्रिया करके इसने बना दिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये गैस जो होगी वो जो है सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं करेगी। अब दूसरे आर्द्र लिटमस पत्र पर, तो ये एक अधातु है, क्या है ये, अधातु। और अधातु ने जब ऑक्सीजन से क्रिया करी तो क्या बनाया, अधातु ऑक्साइड। और अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, कैसे होते हैं, अम्लीय। तो ये जो है गैस अम्लीय प्रकृति की होगी, तो आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या व्यवहार करेगी ये, तो जब अम्लीय है तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आर्द्र लिटमस पत्र जो हो, आर्द्र लिटमस पत्र जो होगा तो ये नीले को क्या कर देगी, लाल कर देगी, ठीक है। क्यों कर देगी, क्योंकि अधातु की प्रकृति जो होती है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, ठीक है। इसलिए अधातु क्या कर देगी, नीले को लाल कर देगी, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है, ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक, तो क्या है, ये यहाँ पर लिया सल्फर प्लस O2 किया हुई, क्या बन गया, SO2, ठीक है। अब SO2 ने अम्लीय से क्रिया की H2O और क्या बना लिया, H2SO3, ठीक है। ये अम्ल है, ठीक है, और ये अम्ल है तो ये क्या कर देगा, नीले लिटमस पत्र को, नीले को लाल कर देगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये आपका पहले का हमने देख लिया दोनों के, ये बी वाले का देख लिया, ये बी वाले का है, ठीक। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। आप भैया आपके घर में भी लोहा लाते हो, क्या करते हो आप, लोहे का दरवाज़ा लगाते हो, तो क्या कर सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए। जैसे पेंट, कॉमन चीज़ होती है पेंट करना, कलर करना, तो पेंट है, ग्रीस लगाना, तेल लगाना, ठीक है। और भी है जैसे यसद लेपन करना, यानी लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना, ठीक है। और भी बहुत सारी मिश्र धातु भी बना सकते हैं, ठीक है, एनोडीकरण कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके बताए, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त अधातु, अभी हमने देखा था जस्ट यहाँ पर देखिए, ये अधातु है, ये ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और ये कैसा बना, ऑक्साइड कैसे बना, सल्फर ऑक्साइड बना। ये कैसा है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पर आ गया समझ में आपको, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अगला प्रश्न, कारण बताइए। प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। तो प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं जो होती है बहुत कम क्रियाशील होती है। ये कम क्रियाशील होने के कारण दूसरी गैसों से या दूसरे तत्वों से सहयोग जो अभिक्रिया बहुत कम करती है, जिसके कारण इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। हमेशा चमकदार होती है, चमकती रहती है, क्यों, क्योंकि दूसरे तत्वों से या गैसों से अभिक्रिया कम करती है। अगला है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, ठीक है। कारण बताना है क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है भैया, इसलिए किया जाता है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो होता है ये क्रियाशील धातुएं हैं। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए
ये ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, इसलिए इनको हम तेल में डुबोकर रखते हैं। अगला है एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, किंतु फिर भी उसका उपयोग खाना बनाने के लिए बर्तनों में इसलिए किया जाता है, खाना बनाने के बर्तनों में, क्योंकि ये ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। ठीक है, जल्दी गर्म हो जाती है, ऊष्मा की अच्छी सुचालक होगी तो जल्दी गर्म हो जाएगी। उसके अलावा इसके ऊपर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाती है जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि बहुत ही स्थायी होती है। ठीक है, जिससे ये बर्तन जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए भी इसका उपयोग जो है बर्तन बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड एस को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित? आप देख रहे थे जो मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं जो होती थी वो कार्बोनेट और सल्फाइड के रूप में पाई जाती थी, अयस्क के रूप में, तो उनको हम ऑक्साइड में बदलते थे दो विधि के द्वारा, एक तो निस्तापन और एक भर्जन। तो क्यों किया जाता था ऑक्साइड में परिवर्तित? ये मैंने वहाँ भी बताया था आपको, फिर भी मैं और बता रहा हूँ आपको। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनको ऑक्साइड से अलग करना, उनको ऑक्साइड से निष्कर्षण उनका करना बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, इसलिए कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित कर लिया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 13, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, यह खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावी है? तो ये जो होता है इमली का रस और नींबू, ये क्या है, एसिड है, अम्ल है। ये क्या करते हैं, तांबे की ऊपरी परत जो मलिन परत होती है उसको क्या कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, उसको घोल लेते हैं, जिसके कारण ऊपर की परत जो होती है वो क्या होती है, निकल जाती है, जिससे बर्तन क्या होता है, चमकदार बन जाता है, वो नए जैसा हो जाता है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु में विभेद कीजिए। तो रासायनिक गुणधर्म हमने जो पढ़े हैं धातु के, उसमें विभेद हमने देखा है कि किस प्रकार से रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर हम धातु अधातु को बांट सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रासायनिक गुणधर्म हमने धातु अधातुओं के देखे हैं इस अध्याय में। ठीक है, उसके बाद में एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचा है। कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती, उसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? ये मैंने आपको बताया भैया, क्या होता है रॉयल वाटर एक्वा रेजिया, जिसे रॉयल वाटर कहते हैं लैटिन भाषा में। ये वो विलयन होता है जो HCl और HNO3 दो अम्लों से मिलकर बनाया जाता है। ये जो होता है एक्वा रेजिया, वो एक उसको भभकता द्रव कहते हैं, मैंने अब वीडियो में बताया है आपको, हाँ आप देखना, उसको स्पष्ट हो जाएगा आपको। वो विलयन क्या करता है कि सोने और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को भी पिघला देता है। ठीक है, तो इसलिए वो महिला जो है, जो आभूषण उसको दे रही है, उसमें से वो आभूषण तो चमक जाते हैं, किंतु उसकी ऊपर की परत उस विलयन के अंदर घुल जाती है, जिससे उनका वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति आए तो उसको हमारे आभूषण वगैरह नहीं देने हैं। ठीक है, गर्म जल टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात जो कि लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। देखिए, गर्म जल बनाने का हमने पढ़ा था क्रियाकलाप 3.1 से लगा के 3.6 तक। उसमें हमने जो देखा था कि जो धातुएं होती हैं, जैसे आपकी कॉपर है, ये गर्म जल से भी क्रिया नहीं करती है, किंतु इस्पात जो है जिसके अंदर लोहा मिक्स है, ये भाप से क्रिया कर लेता है। आपने देखा था कि जो लोहा होता है वो भाप से क्रिया कर लेता है, वेपर से। तो इसलिए इस्पात का उपयोग नहीं करते गर्म जल टैंक बनाने के लिए, तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि तांबा जो है वो वेपर भाप से भी अभिक्रिया नहीं करता, ना तो ठंडे पानी से, ना गर्म पानी से, और ना ही भाप से अभिक्रिया करता है। इसलिए गर्म जल टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, इस्पात का नहीं। ठीक है, आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं, अभ्यास हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब हम अगले भाग में हम अगला अध्याय देखेंगे। अध्याय 3 हमारा समाप्त हुआ, अभ्यास भी देख लिया हमने, पाठ भी देख लिया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।